चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। असमंजस में नेतन्याहू, एक और बंधकों की रिहाई की चुनौती तो दूसरी ओर युद्ध खत्म करने का दबाव। आपको बता दें हमास इजरायली युद्ध को 4 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कुछ इजरायली गाजा पट्टी से शेष 136 बंधकों को छुड़ाने में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार की विफलता को लेकर लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इजरायली प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की है, जबकि बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों के दर्जनों सदस्यों ने 22 जनवरी 2024 को इजरायली संसद पर धावा बोल दिया और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता करने की मांग की। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मायावती को बीजेपी दे सकती है झटका, बसपा सांसद संगीता की सीएम योगी से मुलाकात। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत तेज है। यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सभी दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपी की लालगंज सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे वक्त पर सांसद संगीता की योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सांसद संगीता करीब महीने भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की तस्वीर में सामने आई थी। चर्चा है कि सांसद संगीता आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती को झटका दे सकती हैं और बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। उड़ीसा को मिला सबसे अच्छी झांकी का पहला पुरस्कार, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन राज्यों ने पाया स्थान। खबर सामने आई है गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड के दौरान उड़ीसा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंग बिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी ने लोगों की पसंद श्रेणी में पहला स्थान पाया है। दोनों श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कारों की घोषणा मंगलवार को की गई। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। आपको बता दें संसद का बजट सत्र आज यानी बुधवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। संसद का यह सत्र 10 दिन का होगा जो 9 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। सरकार 1 फरवरी को अपना बजट भी पेश करेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले सरकार के 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन को भी रद्द कर दिया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल और फलस्तीन हो अलग अलग राष्ट्र, तभी विदेश मंत्री एस जयशंकर का युद्ध के बीच बड़ा बयान। खबर सामने आई है इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इजराइल फलस्तीन के राष्ट्र होने को नकारता रहा है, जबकि फलस्तीन खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता रहा है। इसे लेकर भारत ने एक बार फिर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इजराइल और फलस्तीन अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए। भारत का भी यही पक्ष है। भारत ने हमेशा से ही द्विराष्ट्र समाधान की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत दशकों पुराने इजराइल फलस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में जुटी योगी सरकार, गीडा, यूपीडा और नोएडा ने भी कसी कमर। खबर निकलकर सामने आई है अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के बाद यूपी सरकार अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी को लेकर जुट गई है। सभी विभागों को दिए गए लक्ष्य से अधिक निवेश जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में यूपी के सभी प्राधिकरण भी लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जीबीसी के लिए निर्धारित लक्ष्य को 100% से अधिक हासिल कर लिया है, जबकि अन्य प्राधिकरण भी तेजी से अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जुट गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। व्हाइट हाउस ने हमास बंधक समझौते पर बातचीत को बताया सकारात्मक। इजराइल ने यूएन एजेंसी पर लगाए आरोप। आपको बता दें व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बातचीत सकारात्मक और आशाजनक थी। हालांकि अब भी बहुत काम बाकी है। आपको बता दें व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि मुझे लगता है कि बातचीत को सकारात्मक बताना उचित है। हमें लगता है कि एक और बंधक समझौते के लिए रूपरेखा तैयार हो रही है। यह वास्तव में अधिक बंधकों को बाहर निकालने और हिंसा को कम करने में सहायक हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हमास की ओर से बंदी बनाए गए 100 से अधिक बंधकों की रिहाई को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किर्बी ने कहा कि कतर, मिस्र और इजराइलों के साथ बहुत अच्छी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि हम अभी अंतिम
पड़ाव पर नहीं है, लेकिन चर्चाओं के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल की गाजा से वापसी, हमास के कैदियों को रिहा नहीं करेगी नेतन्याहू सरकार। खबर सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को चल रही युद्ध विराम वार्ता के दौरान हमास की 2 प्रमुख मांगों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने गाजा से किसी भी वापसी से इनकार किया है और फिलिस्तीन समूह द्वारा किए गए दोनों अनुरोधों को, जेल में बंद हजारों आतंकवादियों की रिहाई को खारिज कर दिया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता तेज हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी संघर्ष विराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमास ने लगातार इजराइल पर गाजा से हटने के लिए दबाव डाला है, इसे स्थायी शांति समझौते को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। बता दें कि नेतन्याहू की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही हमास ने इजराइल के साथ बंधक समझौते के लिए प्रस्तावित ढांचे को खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल नहीं है तो वह किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। दिल्ली से भागने में अरविंद केजरीवाल ने की हेमंत सोरेन की मदद, बीजेपी का बड़ा दावा। खबर सामने आई है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची भागने में मदद की और दोनों नेताओं को चोर बताया। सोमवार को ईडी के अधिकारी जो भूमि धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए उनके दिल्ली आवास पर पहुंचे थे। निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट में लिखा, जानकारी के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल्ली से रांची तक ले जाने में सहायता की है। यह सहयोग वाराणसी तक बढ़ा, जिसके बाद रांची के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें रांची ले जाने में मदद की। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत में चुनावी साल का बजट कैसा रहेगा, ये आंकड़े हैं चिंताजनक। खबर सामने आई है। बजट साल की उन घोषणाओं में शामिल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। बड़े व्यापारिक घरानों से लेकर किसानों तक बजट में सभी भारतीयों के लिए कुछ न कुछ होता ही है। आपको बता दें 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। ऐसे समय में जब अगले कुछ महीनों में ही नई सरकार के लिए चुनाव होना है, नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट भी पेश करेगी। माना जा रहा है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर खर्च को बढ़ाएगी, जो कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था का 17% है। सरकार ने 2021 में इस सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ के वित्तीय सहायता की घोषणा की थी। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और नौकरियां पैदा करने की यह योजना 5 साल तक विभिन्न क्षेत्रों को पैसे देने के लिए भी थी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। डिजिटल होंगे ग्रामीण विकास बैंक, छोटे किसानों के लिए आज ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे अमित शाह। खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार यानी 30 जनवरी को कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए एक कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस परियोजना से पूरे सहकारी प्रणाली को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे सहकारी क्षेत्र का आधुनिकीकरण के साथ साथ कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम में मंगलवार को 1200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कंप्यूटरीकरण परियोजना में फिलहाल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसके तहत ARDB की 1851 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल की गाजा से वापसी, हमास के कैदियों को रिहा नहीं करेगी नेतन्याहू सरकार। खबर सामने आई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को चल रही युद्ध विराम वार्ता के दौरान हमास की 2 प्रमुख मांगों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने गाजा से किसी भी वापसी से इनकार किया है और फिलिस्तीन समूह द्वारा किए गए दोनों अनुरोधों को, जेल में बंद हजारों आतंकवादियों की रिहाई को खारिज कर दिया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता तेज हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संघर्षरत क्षेत्र में स्थायी संघर्ष विराम के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमास ने लगातार इजराइल पर गाजा से हटने के लिए दबाव डाला है, इसे स्थायी शांति समझौते को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। बता दें कि नेतन्याहू की टिप्पणी ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही हमास ने इजराइल के साथ बंधक समझौते के लिए प्रस्तावित ढांचे को खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर गाजा से सभी इजरायली सैनिकों की वापसी शामिल नहीं है तो वह किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मायावती को बीजेपी दे सकती है झटका, बसपा सांसद संगीता की सीएम योगी से मुलाकात। आपको बता दें लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासत तेज है। यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सभी दलों ने ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। इसी बीच खबर आ रही है कि यूपी की लालगंज सीट से बसपा सांसद संगीता आजाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई
हैं। ऐसे वक्त पर सांसद संगीता की योगी से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सांसद संगीता करीब महीने भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की तस्वीर में सामने आई थी। चर्चा है कि सांसद संगीता आजाद बसपा सुप्रीमो मायावती को झटका दे सकती हैं और बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक